यानी दो ऐसी मेजर कम्युनिटीज हैं जो बलूचिस्तान में रहती हैं। 50-50 का आप स्टेक कह रहे हैं, 60-40 भी हो सकता है, 40-60 भी हो सकता है, माना, ठीक है। अब वहां पर जो मेजॉरिटी में है, यानी जिनके नाम से बलूचिस्तान जाना जाता है, जो बलूच मेन कल्चर को बिलोंग करते हैं, उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है और उनके साथ किस तरह का वहां पे एक तरह से पार्सलिटी हो रही है। बाकी मैं चीजें कहूंगा, पार्सलिटी जब मैं कहूंगा तो डेवलपमेंट, पार्सलिटी मैं कहूंगा तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देना और बाकी चीजें, प्लस ये जितना तशद्दुद उनके साथ आप करते हैं वो। आते हैं अब मणिपुर। बहुत देर नहीं रह रहा हूं, बिना वीजा के गया हूं, पकड़ लिया किसी ने तो क्या करेगा। मैं आ जाता हूं अपने मणिपुर। मणिपुर के फैक्चुअल आपको चीजें बताऊं, इसीलिए मैंने मेजर साहब को थैंक यू बोला कि आपने अच्छा किया बता दिया कि वहां दो मेजर कम्युनिटी रहती है। जरा मणिपुर की डेमोग्राफी समझिए। मणिपुर एक हमारा स्टेट है, वो स्टेट आधा हिल है आधा प्लेन है, ठीक है। जैसा कि हर स्टेट हमेशा नहीं होता, लेकिन मणिपुर में एक अच्छा खासा प्लेन है, एक अच्छा खासा हिल एरिया है। जो प्लेन एरिया है वहां पर मेजॉरिटी जो कम्युनिटी रहती है, दैट्स कॉल्ड मैतेईज। मैतेई वैष्णव हिंदू कम्युनिटी है, सनातनी कम्युनिटी, राइट। उसके बाद जो हिली एरिया में रहते हैं वो वहां के ट्राइबल्स हैं। एक ट्राइबल नहीं है, कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा ट्राइबल रहते हैं। और आपको पता है इंडिया डाइवर्स कंट्री है। अकेले उत्तर प्रदेश जो कि आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा है, 25 करोड़ की आबादी का है, पूरा पाकिस्तान है भाई साहब, उससे भी बड़ा है, डेढ़ा है। इन्होंने कहा कि जो आपके पास कश्मीर है, जो आजाद कश्मीर है, उसमें डेमोग्राफी बदल दी। तो ये बड़ा मुझे जुमला इनका पसंद आया। वो इसलिए कि पाकिस्तान कतन ये हरकत नहीं करता कि डेमोग्राफी चेंज करे। और इसकी मिसाल मैं आपको ये दूंगा कि मुजफ्फर साहब आप भी जाके चेक कर लें, मेरे इंडियन दोस्त भी चेक कर लें, अगेन गूगल इनकॉग्निटो कॉग्निटो जो भी है उसके जरिए चेक कर लें। कश्मीर में कश्मीर का जो रिहायशी जद्दी पुश्ती नहीं है, वो कोई जमीन कोई लैंड नहीं खरीद सकता। वहां पे जो कश्मीरी हैं आबाद, बस वही रह रहे हैं और वो खुश है। वो इसलिए कि वो आजाद कश्मीर है, वो मकबूजा कश्मीर नहीं है। हमारे यहां पॉलिटिक्स इस तरह की मैच्योर्ड लेवल से होती है। फिर आप कहेंगे कि राहुल गांधी जी बड़ा चिल्लाते हैं मणिपुर मणिपुर मणिपुर, आपके यहां संसद में रोज होता है मणिपुर मणिपुर मणिपुर। हाँ साहब होता है। राहुल गांधी साहब हैं कौन? राहुल गांधी साहब हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। और लीडर ऑफ अपोजिशन अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा तो फिर क्या करेगा? डेमोक्रेसी में उठा के घास बेचेगा। इसे कहते हैं एक मजबूत डेमोक्रेसी, एक मैच्योर डेमोक्रेसी। इसलिए हम अगर हाउस के अंदर चाहे सड़क तक हमारी अगर अपोजिशन पार्टियां उठाती हैं तो हम उनको इमरान खान नहीं बनाते। राहुल गांधी को इमरान खान नहीं बनाया। तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार आई 4 जून 2024 को, 99 सीट्स आई। हम किन्हीं वर्दी वालों को लगा के बैलेट्स पेपर इधर से उधर नहीं कराते। और बाप हैं। और सुनिए, बाप तो इंडिया पाकिस्तान का भी है, जेनेटिक बाप है साहब, वो दबंगई वाला नहीं, दबंगई वाला नहीं, जेनेटिक डीएनए कराइएगा, इंडियन डीएनए निकलेगा। पाकिस्तान एज ए कंट्री मैंने बड़े इत्मीनान से सुना है। नहीं, मैं सॉरी आपकी बात समझने क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। आपने डबल गई कहा, कौन सा कहा दूसरे वाला? दबंगई। दबंगई मतलब दबंग, बाय फोर्स। अच्छा ठीक है। वो वाला नहीं कि ओए सुन, दबंग मूवी है ना वो सलमान खान वाली, वो दबंग समझ आ गई, समझ आ गई। मैंने क्लैरिफिकेशन चाहिए थी, आपको इंटरप्ट नहीं करना। भाईजान की मूवी हुड़ हुड़ दबंग है ना। तो जेनेटिकली हैं। पाकिस्तान एज ए कंट्री अगर डीएनए आप कराएंगे तो सन ऑफ इंडिया ये लिख के डॉक्टर आपको देगा। यही बांग्लादेश के साथ। तो हम बाप तो हैं, दोनों के बाप हैं। लेकिन कुदरत का कमाल देखें कि बांग्लादेश आज वहीं पहुंच गया है कि जहां पे पाकिस्तान आज से 78 साल पहले उनको कह रहा था कि जनाब यहीं पे खड़े रहे।
तो बांग्लादेश अब चूंकि एक स्टेटमेंट दी है डॉक्टर यूनुस ने चाइना में जाके कि जी इंडिया की जो 7 नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है, जो इनकी 7 स्टेट्स हैं, दे आर लॉक्ड बाय बांग्लादेश। तो बे ऑफ बंगाल में जिसने जाना है, बांग्लादेश से गुजर के जाना है। वो पुष्ट दर पुष्ट केवल और केवल शूद्र बन के रहेगा। इसको अबालिश किया है। बजाइए ताली। भारत ने कैपिटल 35 कैपिटल ए हटा दिया। मेजर साहब प्लीज क्लैप विद मी, प्लीज क्लैप विद मी। शूद्र का कल्याण हो रहा है। एक और शूद्र। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। भारत से हमारे साथ जुड़े हैं सर अवानीश शर्मा जी। बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, फाउंडर हैं, एडिटर हैं, इनका अपना चैनल भी है। इनका जो मंच है उनका नाम है प्रारब्ध है। सर मुझे थोड़ा सा पढ़ने में ये प्रारब्ध, डेस्टिनी जी, दैट्स कॉल्ड डेस्टिनी जी। ठीक। और दूसरी तरफ हमारे साथ पाकिस्तान से मौजूद हैं मेजर रजा साहब। ये भी इनका अपना ज़बरदस्त चैनल है फौजी मनमौजी के नाम से। और आप मुख्तलिफ चैनल्स पर इनके व्यूज़ भी देखते रहते हैं। तो आप दोनों को वेलकम इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू साहब, थैंक यू इनवाइटिंग मी एंड नाइस मीटिंग अगेन मेजर साहब। सर लाइकवाइज, आपका बड़ापन है। थैंक यू सो मच सर। आज जो टॉपिक है हमारा वो मणिपुर के ऊपर कर रहे हैं हम। पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर तो हम हमेशा से डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जब हम इंडियन मीडिया के ऊपर जाते हैं तो हमें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल के ऊपर पूछा जाता है, हमसे बात की जाती है। आज हम बात करेंगे मणिपुर के ऊपर के मणिपुर में जो मई 2023 में शुरू होने वाले ये जो फसादात थे उसमें कई सौ लोग जो है वो अपनी जान से हाथ गंवा चुके हैं। 75,000 से ज़्यादा लोग जो है वो इन फसादात के नतीजे में बेघर हो चुके हैं। और 20 फरवरी को जो एन बिरेन सिंह है उनको भी मजबूरन जो है वो अपने इस्तीफ़ा देना पड़ा। उसके बाद में प्रेसिडेंट रूल आ गया। अभी हाल ही में जो है आर्म फोर्सेस जो स्पेशल पावर एक्ट है आफ्सपा, उसका भी नफाज हो चुका है वहाँ पर। और ये कानून ऐसा है, ये इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे कि जिसमें कोई वारंट की ज़रूरत नहीं है गिरफ्तारी के लिए, सर्च के लिए, गोली चलाने के लिए, और इस कार्रवाई को कहीं चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। अच्छा, मैं यहाँ पर जो अवानीश सर इनसे पूछूंगा कि इंडियन मीडिया के ऊपर मैं भी कई दफ़ा जा चुका हूँ और हम अक्सर देखते भी रहते हैं कि बहुत बहुत बड़े जो तजिया निगार है, डिफेंस के एनालिस्ट हैं बहुत बड़े, मेजर गौरव आर्या या इस तरह के और भी बहुत सारे हैं, जो कि पाकिस्तान को मशवरा देते रहते हैं कि भाई पाकिस्तान को बलूचिस्तान में ये करना चाहिए था, पाकिस्तान ने वहाँ पर ये गलती की, पाकिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा में ये करना चाहिए था, पाकिस्तान ने ये गलती की, पाकिस्तान को टीटीपी के साथ इस तरीके से बात करनी चाहिए थी, पाकिस्तान को बीएलए के साथ ये काम करना चाहिए था। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि हमें जो मशवरे, इतने बड़े बड़े एनालिस्ट जो हैं जो मशवरे देते थे कि जी पाकिस्तान ये यहाँ पर गलती कर रहा है, पाकिस्तान वहाँ पर ये गलती कर रहा है, तो अभी तक अपना काम जो है अपने घर के अंदर जो ये लड़ाई झगड़े फसाद चल रहे हैं उनको क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए? वहां पर इनके मशवरे क्यों काम नहीं कर पा रहे? या ये क्या वहां पर बेबस क्यों अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हमारे ऊपर अभी भी अगर हम इंडियन मीडिया देखें तो पाकिस्तान की ही बातें चल रही हैं, वहां पर पाकिस्तान को ही लेकर सारे के सारे इकट्ठे बैठे। तो इंडिया अपने मसाइल को इग्नोर क्यों कर रहा है या अपने मसाइल को हल क्यों नहीं कर पा रहा? जी शर्मा साहब। क्या बात है, बहुत अच्छा टॉपिक लिया, बहुत शानदार टॉपिक। दोनों मणिपुर और इंडियन मीडिया में डिस्कशन। सबसे पहले तो मुजफ्फर भाई आपको जवाबी कार्रवाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो। थैंक यू सर। मैं जब कह रहा हूं जवाबी कार्रवाई तो हमारे यहाँ बात होती है बलूचिस्तान और बाकी चीजों की, तो आज आपने जवाबी कार्रवाई के रूप में मेरे सामने मणिपुर की तश्तरी रखी है। सर तो मैं आपका छोटा सा शागिर्द हूँ, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे, और ये समझे कि आपसे ही मैंने सीखा हुआ सारा कुछ। साहब जवाबी कार्रवाई को अलग अलग कर दिया, अभी मैं जवाब दे रहा था आपने कार्रवाई भी शुरू कर दी। जवाब ले देखिए साहब, मैं मणिपुर पर ही बात कर रहा हूं, लेकिन
वाया बलूचिस्तान। सुनिए सुनिए, आप फिर कहेंगे तुमने बिना वीजा के एंट्री ले ली बलूचिस्तान। साहब मुझे ये बताइए, मेजर साहब भी हैं, आप खुद बहुत, मैं आपको वाकई प्रबुद्ध का मतलब हमारे यहां एक लिटरेरी पर्सन को बोला जाता है, मैं आपको प्रबुद्ध यूट्यूबर नहीं बल्कि फुल टाइम पत्रकार मानता हूं और बेहद इज्जत करता हूं। शुक्रिया सर। मेजर साहब और आप दोनों के सामने कुछ फैक्ट्स हैं, फिर मैं आ जाऊंगा मणिपुर, डोंट वरी। बलूचिस्तान में अगर डेमोग्राफी आपने गुलाम कश्मीर या ऑक्युपाइड कश्मीर की तरह नहीं दी गई है पाकिस्तान द्वारा, जैसे कि पूरी वल्दियत मीरपुर मुजफ्फराबाद और पूरे इलाके की बदल दी गई, उसको पंजाबियत से भरपूर कर दिया गया, अगर ऐसा नहीं है और डेमोग्राफी अगर बलूचिस्तान की नहीं बदली है, तो मेजॉरिटी में बलूचिस्तान में कौन रहता है बताएं साहब? बलोच और बलूची? नहीं, मेजॉरिटी में नहीं। देखिए बाहर वालों को आप उसमें नीचे आएंगे। सुन शर्मा जी, सुन लीजिए, एग्जैक्ट फैक्ट्स बता रहा हूं। अगर 50% बलोच हैं तो 50% पश्तून है, यही डायलेमा है। यस, आपने मेरा काम और आसान किया, बहुत आसान किया। यानी दो ऐसी मेजर कम्युनिटीज हैं जो बलूचिस्तान में रहती हैं। 50-50 का आप स्टेक कह रहे हैं, 60-40 भी हो सकता है, 40-60 भी हो सकता है, माना, ठीक है। अब वहां पर जो मेजॉरिटी में है, यानी जिनके नाम से बलूचिस्तान जाना जाता है, जो बलूच मेन कल्चर को बिलोंग करते हैं, उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है और उनके साथ किस तरह का वहां पे एक तरह से पार्सलिटी हो रही है। बाकी मैं चीजें कहूंगा, पार्सलिटी जब मैं कहूंगा तो डेवलपमेंट, पार्सलिटी मैं कहूंगा तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देना और बाकी चीजें, प्लस ये जितना तशद्दुद उनके साथ आप करते हैं। वो आते हैं अब मणिपुर, बहुत देर नहीं रह रहा हूं, बिना वीजा के गया हूं, पकड़ लिया किसी ने तो क्या करेगा। मैं आ जाता हूं अपने मणिपुर के फैक्चुअल आपको चीजें बताऊं, इसीलिए मैंने मेजर साहब को थैंक यू बोला कि आपने अच्छा किया बता दिया कि वहां दो मेजर कम्युनिटी रहती है। जरा मणिपुर की डेमोग्राफी समझिए। मणिपुर एक हमारा स्टेट है, वो स्टेट आधा हिल है आधा प्लेन है, ठीक है। जैसा कि हर स्टेट हमेशा नहीं होता, लेकिन मणिपुर में एक अच्छा खासा प्लेन है, एक अच्छा खासा हिल एरिया है। जो प्लेन एरिया है वहां पर मेजॉरिटी जो कम्युनिटी रहती है, दैट्स कॉल्ड मैतेईज। मैतेई वैष्णव हिंदू कम्युनिटी है, सनातनी कम्युनिटी, राइट। उसके बाद जो हिली एरिया में रहते हैं वो वहां के ट्राइबल्स हैं। एक ट्राइबल नहीं है, कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा ट्राइबल रहते हैं। और आपको पता है इंडिया डाइवर्स कंट्री है। अकेले उत्तर प्रदेश जो कि आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा है, 25 करोड़ की आबादी का है, पूरा पाकिस्तान है भाई साहब, उससे भी बड़ा है, ढेड़ा है। 5वां मुल्क हो जाए अगर हम यूपी वाले हमें चाहिए आजादी झूम के लगा दें और किनारे हो जाए तो। इसलिए डाइवर्सिटी वहां है। अब वहां पर गोरो हैं, वहां पे खासीज हैं, वहां पे कुकीज हैं। अच्छा, जो ट्राइबल्स होते हैं वो उनका एक कल्चर होता है। आप चाहे एक ही ट्राइब के बंदे को अंटार्कटिका रख दो या उसको आप बलूचिस्तान में रख दो, अगर एक ट्राइबल का है तो उनके कल्चर और उनकी रीतियां बहुत सारे सिमिलर होती हैं। यही उनकी कल्चरल आइडेंटिटी की वजह है कि वो एक ट्राइबल्स के रूप में हमेशा मौजूद रहे। अब मणिपुर की प्रॉब्लम क्या है, पहले ये समझ लीजिए, फिर मैं आपकी हर बात सुनूंगा। मणिपुर का इशू ये है कि वहां की जो मेजॉरिटी है, लगभग जो 50+ % है मैतेईस का, उनको स्पेशल स्टेटस नहीं मिला। दूसरा, उनको प्लेन्स के ऊपर जो हिली एरिया है वहां दे कैनॉट परचेज लैंड्स, दे कैनॉट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर देयर, दे कांट डू देयर जॉब्स ओवर देयर। पहली चीज तो ये है। यानी जो मेजर कम्युनिटी है उसके ऊपर जो ट्राइबल्स हैं, चूंकि हमारे यहां ट्राइबल्स प्रोटेक्टेड हैं, हम किसी को इस हालत में नहीं लाते। हमारे भारत की मानसिकता ये नहीं है कि 10-12% हिंदू हो उनको 1.5 कर दो। हम अपने एक भी ट्राइबल्स अगर है तो उसको बचाते हैं, उसके लिए स्पेशल गाइडलाइंस हैं।
उनको हम प्रायोरिटी देते हैं, और साल दर साल ये प्रायोरिटीज देने की वजह से हुआ क्या कि वहां का जो डोमिनेंट सोसाइटी है, जो मैतेईज हैं, उनको वो अधिकार नहीं मिले, लैंड में नहीं मिले, जॉब्स में नहीं मिले, एक्सेस में नहीं मिले। इस वजह से डिससेटिस्फेक्शन विद इन द कम्युनिटी हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं हुआ। डोंट कंपेयर द मणिपुर विद एनी शॉर्ट्स ऑफ बलूचिस्तान हैपनिंग। आई एम सॉरी टू से, एंड आई विल नॉट फील सॉरी टू से, वहां स्टेट के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई क्लैश नहीं है। वहां क्लैश कुकीज वर्सेस मैतेईज का है। दो सोसाइटी लड़ रही हैं। एक को एससी स्टेटस माना जाता है हमारे यहां, जिसको शूद्रा 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 बहुत करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने वो स्टेटस दिया है। और भारत की सरकार, भारत का समाज, भारत की पूरी आवाम अपने एक मेजर साहब के लैंग्वेज में सो कॉल्ड शूद्रास, उनको स्पेशल स्टेटस एससी का, शेड्यूल्ड कास्ट का दिलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बाद उनको शेड्यूल्ड ट्राइब घोषित कर दिया गया। और उनको यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, ऑर्डर के बाद, कि उनका एक्सेस पूरे एरिया में है। बट नेचुरल है कि जो कुकीज और जो ट्राइब्स हिली एरियाज में हैं, उनको लगा कि अरे ये तो हमारे अंदर अब आएंगे, उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। तो क्लैशेस किसमें शुरू हुए? विद इन दिस सोसाइटी, जनता के अंदर। वहां मिलिट्री के साथ नहीं हुआ, वहां भारत सरकार के साथ कोई नहीं लड़ रहा है। अच्छा, अब आप कहेंगे फिर वो पत्थर वहां पर जो है एजिटेशन किसके खिलाफ हो रहा है? वहां पर फिर मिलिट्री या जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो क्या कर रही हैं? अरे साहब ये बता दो, आप जनता के बीच में दो गुटों में लड़ाई होगी, पुलिस वाला जाएगा नहीं जाएगा या छोड़ देगा उसको? अब वहां पे क्लैशेस शुरू हुए। अच्छा, वहां एक प्रॉब्लम और है। मैं बड़ी ईमानदारी से, मैं जानबूझ के ये नहीं कि अरे मैं इंडिया वाला हूं यार सब छुपा जाओ, नहीं साहब, हम जरा पड़ोसियों से ये कम सीखते हैं, नहीं सीखते। अब वहां पर इशू क्या है एक और, वहां ड्रग्स का इशू है। आपको पता है कि म्यांमार का बॉर्डर उस एरिया से लगता है। आपको पता है कि चाइनीज एक जो पूरा है वो भी उधर आपकी तरफ से भी आता है। ये सारी चीजें जो आती हैं वहां, चूंकि कुकीज उसमें हावी हैं, हिलीज एरिया है, ट्राइबल्स के नाम पर उनका स्पेशल स्टेटस है, दे डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब। तो ये डिससेटिस्फैक्शन और कल्चरल इशू था मैतेईज और कुकीज के अंदर। मणिपुर के दोनों रहने वाले हैं, मणिपुर दोनों की धरती है, भारत से उनको कोई शिकायत नहीं है, अपने स्टेट से उनको कोई शिकायत नहीं है, ना अपने मिलिट्री ना अपने एस्टेब्लिशमेंट, उनको कोई शिकायत नहीं है। दंगे फसादात एक दूसरे के राइट्स को लेके कहीं भी होते हैं, मणिपुर इसी तरह की प्रॉब्लम का नाम है। मैंने प्रॉब्लम खुद मणिपुर को कहा, इसलिए आप कृपया ये ना बताइएगा कि अरे मणिपुर में आपने कहा कि सब कुछ सामान्य नहीं है। अब आते हैं कि मणिपुर का क्या हो रहा है। ठीक है, आपने कई सारे फिगर्स मुझे बताई, इतने हलाक हो गए, इतने सारे लोग जो है घर छोड़ के भाग गए। मुझे समझ में नहीं आता कितने सारे लोग कहाँ घर छोड़ के भाग जाते हैं। हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या, ये इंडियन मीडिया से मैंने लिए, ये जो फिगर लिए मैंने इंडियन मीडिया से लिए। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। एक चीज अब आते हैं कि वहां अब इस समय हो क्या रहा है। इंडिया ने अपने मणिपुर को संभालने के लिए किया क्या है, अब तक किया क्या है उन्होंने? आपने अभी जिक्र किया कि वहां के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, और मजे की बात आपको पता है, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर मणिपुर में किस पार्टी से थे? उसी पार्टी से थे जिस पार्टी से नरेंद्र मोदी जी आते हैं। उनको हटाया किसने? नरेंद्र मोदी जी ने ही हटाया। यहां तो एक सरकार के लिए लोग मरे चले जाते हैं साहब, और हमारे यहां गवर्नमेंट को जैसे ही लगा कि इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर जो कि एक डेमोक्रेटिक तरीके से चुन के आए हैं, वो कहीं ना कहीं अनसफिशिएंट हैं इस प्रॉब्लम को हैंडल करने में, उनको हटा दिया, प्रेसिडेंस रूल वहां पर लगा दिया। और वहां पर तैनात किसको किया आपको पता है? गवर्नर ऑफ मणिपुर किसको बनाया? गवर्नर ऑफ मणिपुर मिस्टर भल्ला, द रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, जो कि भारत के होम सेक्रेटरी रहे, होम सेक्रेटरी से रिटायर हुए, और स्पेशलिटी उनकी नॉर्थ ईस्ट में है। मोदी गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने भल्ला साहब को वहां पर गवर्नर बनाया। कहां का? मणिपुर का।
आपको एक स्टेट का, और आपने मणिपुर खाली बोला साहब, जैसे मैं बलूचिस्तान बोलूं और आप उसमें जो है वो सिंध की प्रॉब्लम जोड़ दें, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। आपने सिर्फ मणिपुर का जिक्र किया, मैं मिजोरम जोड़ रहा हूं बगल में, नागालैंड भी है। अभी नागालैंड को आ जाने दीजिए, एक मिनट, एक एक करके बगल में मिजोरम है। मिजोरम का क्या है कि जो ड्रग ट्रैफिकिंग है वो पूरा का पूरा रूट जो है मिजोरम की तरफ से मणिपुर की तरफ आता है। मिजोरम का गवर्नर, एक ही दिन एक ही ऑर्डर से इंडिया में 5 गवर्नर बनाए गए। हमारे आरिफ मोहम्मद खान साहब को भी उसी समय चेंज किया गया, और भल्ला साहब जो हमारे होम सेक्रेटरी थे एक्स, उनको मणिपुर, और हमारे जनरल साहब वीके सिंह साहब को जो हमारे आर्मी चीफ रहे हैं, उनको मिजोरम का गवर्नर बनाया। अब आप समझ रहे हैं ये प्रॉब्लम, चूंकि वहां पर ड्रग ट्रैफिकिंग को लेके एक प्रॉब्लम थी, और उसी के साथ विद इन द सोसाइटी क्लैश था। तो आप मुझे ये बताइए कि एक जनरल अगर डेमोक्रेटिकली जाके वहां पर हमारी गवर्नमेंट ने उनको गवर्नर बनाया, और एक होम सेक्रेटरी रिटायर्ड को वहां पर मणिपुर में बनाया, दे बोथ आर हैविंग एनफ एक्सपर्टाइज टू हैंडल ऑल दिस। और अब मणिपुर धीरे धीरे आम सहमति से, मैं बता रहा हूं, आज की डेट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब अपनी ही पार्टी की गवर्नमेंट को हटा दिया, क्योंकि मणिपुर इंपॉर्टेंट, अपनी पार्टी अपनी सरकार इंपॉर्टेंट नहीं है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। हमारे यहां पॉलिटिक्स इस तरह की मैच्योर्ड लेवल से होती है। फिर आप कहेंगे कि राहुल गांधी जी बड़ा चिल्लाते हैं मणिपुर मणिपुर मणिपुर, आपके यहां संसद में रोज होता है मणिपुर मणिपुर मणिपुर। हाँ साहब, होता है। राहुल गांधी साहब हैं कौन? राहुल गांधी साहब हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा तो फिर क्या करेगा? डेमोक्रेसी में उठा के घास बेचेगा। इसे कहते हैं एक मजबूत डेमोक्रेसी, एक मैच्योर डेमोक्रेसी। इसलिए हम अगर हाउस के अंदर चाहे सड़क तक हमारी अगर अपोजिशन पार्टियां उठाती हैं तो हम उनको इमरान खान नहीं बनाते। राहुल गांधी को इमरान खान नहीं बनाया। तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार आई 4 जून 2024 को, 99 सीट्स आई। हम किन्हीं वर्दी वालों को लगा के बैलेट्स पेपर इधर से उधर नहीं कराते। राहुल गांधी जी को डेमोक्रेटिक लेवल पर पूरा हक है, कांग्रेस पार्टी को पूरा हक है, भारत की एक एक अपोजिशन पार्टी को पूरा हक है, और वो लगातार ये आवाजें उठाते रहे। और उसका नतीजा है, मैं अपने अपोजिशन को ज्यादा क्रेडिट देता हूं कि उन्होंने इतनी ज्यादा आवाजें उठाई कि गवर्नमेंट को वहां पर अच्छे से अच्छी कार्रवाई करनी पड़ी, और मणिपुर इज ऑलमोस्ट टुवर्ड्स बैक टू नॉर्मलसी, क्योंकि वहां कल्चरल क्लैश था। मणिपुर में आवाज ये नहीं उठ रही थी कि हमें चाहिए आजादी, वहां ये था कि मैं 23 को और इनको हमको बराबर बराबर बदलो। एक के साथ इनजस्टिस हो रहा था, और वहां सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व है साहब, वहां किसी आर्मी वाले की गोली इन्वॉल्व नहीं है। तो ये हमारे यहां इक्वल स्टेटस देने का नाम है मणिपुर का इशू। हमारे यहां एक दूसरे के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का नाम है मणिपुर प्रॉब्लम, अगर आप कहिए। और हमारी प्रॉब्लम जितनी जल्दी डायग्नोज्ड हो और उतनी जल्दी हम उसको सर्जरी से या दवा लेके, चाहे होम्योपैथी चाहे एलोपैथी चाहे वैद्य जी की लेके सही कर लें, ये बेहतर है कि अचानक हमको एक दिन बलूचिस्तान की तरह हार्ट अटैक आ जाएगा, ये बेहतर है। तो इसलिए साहब, मणिपुर हमारा अपना प्रॉब्लम है, और हमने मणिपुर और के साथ साथ, आप छोड़िए साहब, आप गए दिखाने की डॉक्टर साहब हमें सर्दी है, डॉक्टर साहब ने कहा नहीं नहीं सर्दी तो ठीक है, तेरी आंखें भी लाल हो रही हैं, तुझे कंजक्टिवाइटिस भी है। हमें मणिपुर की एक प्रॉब्लम पता चली, हमारे गवर्नमेंट को मणिपुर को तो सॉल्व किया ही किया। मणिपुर का रूट काज कहां से आता है, ज्यादा प्रॉब्लम कहां से आता है, मैंने मिजोरम का नाम लिया, वहां पर उठा के जनरल साहब को बैठा दिया। इसे कहते हैं बीमारी का इलाज करना। इसलिए ये कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट नहीं है,
ये भारत से अलहदा होने का मूवमेंट नहीं है, सिस्टम से लड़ाई नहीं है, अपने अपने हक हकूक की लड़ाई है, जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होकर उस इशू को सॉल्व कर रही है। दैट्स इट। और उसी के साथ एक चीज और जोड़ रहा हूं, जो अभी मैंने कहा मोर देन 50% है जो दे आर वैष्णव हिंदूज, सनातनीज, और जो कुकीज और ट्राइबल्स हैं उनमें बहुत अच्छी खासी संख्या में हमारे क्रिश्चियंस भाई हैं। एक क्लैश ये भी था, उसको सॉल्व किया जा रहा है, बजाय इसके कि जो भी क्रिश्चियंस हैं उनकी लड़कियों को उठा के लेके जाओ गुरुद्वारों से या कहीं से और उनको कन्वर्ट कर दो। ये हमारे यहां नहीं है। हमारे यहां अगर ट्राइबल्स को प्रोटेक्ट किया तो हमारे यहां आपसे ज्यादा, आपसे डेढ़ा, आपसे दूना मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, जूस भी हैं, यू नेम एनी वन सिविलाइजेशन जो जिंदा हो इस पूरे गोले पर, वो हमारे यहां नहीं हो और उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं हो। तो मणिपुर वो प्रॉब्लम का नाम है सर। मणिपुर कोई इंसर्जेंसी की समस्या नहीं है, वहां कोई कम्युनल क्लैश भी नहीं है, वहां इक्वलिटी के लिए लड़ रहे हैं। एक सोसाइटी जो कम है नंबर्स में उसको ज्यादा मिला हुआ था, एक सोसाइटी जो ज्यादा है नंबर्स में उसको कम मिला हुआ था। बाय सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ये सारी चीजें वहां इंप्लीमेंट की गवर्नमेंट ने, और जैसे इंप्लीमेंट किया तो बट नेचुरल आप किसी भी बने बनाए सिस्टम को तोड़िएगा तो जो वहां पर फायदा उठा रहा होगा उसको बुरा लगेगा। और हमारे कुकीज और ट्राइबल्स आए और उसके बाद कुछ दिन क्लैशेस हुए, नो डाउट क्लैशेस हुए, बिल्कुल हुए साहब, लेकिन अब वो दोनों चीजें नॉर्मलसी की तरफ आ रही हैं। तो हम मणिपुर को सिर्फ मणिपुर तक ही नहीं दबाते, हम मिजोरम, नागालैंड की तरह उसको बृहत्तर और पूरा नॉर्थ ईस्ट की तरह उसको डील कर रहे हैं। वहां इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं साहब। भूखों मारने के बाद लाठियां नहीं मारते, भूखों मारने के बाद लाठियां नहीं मारते, 24 में 22 घंटे बिजली काट के किसी को लाठियां नहीं मारते। आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेटस को पता करिए, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को पता करिए। गूगल का जमाना है साहब, आपको भी दिख जाएगा, हमको भी दिख जाएगा। अगर आपके यहाँ मामला कुछ बैन है तो इनकॉग्निटो विंडोज में जाके या वीपीएन के थ्रू देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। जी मेजर साहब, बहुत ही लंबी बात की है शर्मा सर ने, और जो इन्होंने एंड निकाला है, इसका हल निकाला, वो यही कि कल्चरल क्लैश ये कह रहे हैं। जबकि पाकिस्तान के अंदर हमारा मीडिया भी या जो भी चीज़ें हम देखते हैं, हम उसको यही कहते हैं कि भारत से आज़ादी की तहरीकें वहाँ पर चल रही हैं मुख्तलिफ। मैं एक जो है वो एक्सपर्ट्स की बात भी सुन रहा था, वो भी ये कह रहे थे कि तकरीबन 20 से 25 जो है वहाँ पर भारत के अंदर से आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। जबकि शर्मा जी बिल्कुल कह रहे हैं कि ये आपस में जो दो जो हैं कौमें हैं, एक कुकीज हैं और एक दूसरे जो है, ये इनका आपस में हकूक की लड़ाई, आपस में हक की लड़ाई लड़ी जा रही है। तो अब सर आप कैसे देख रहे हैं ये सारा जो मामला है वहां पर भारत के अंदर? बहुत शुक्रिया। मुझे एक बड़ी जो है ना बात अच्छी लगती है, और वो बात अच्छी ये लगती है कि जब अपनी, बल्कि पहले मैं ये बात बता देता हूं, तो वो जब अपने पे बात आए ना, तो फिर जो इंडियन दोस्त हैं वो लगातार, शर्मा जी ने तो फिर भी मेहरबानी की कि 22 मिनट के बाद वो खामोश हो गए और उन्होंने कहा चलो दूसरे को भी मौका देते हैं बात करने का। मैं एक और प्रोग्राम में गया था, वहां पे बांग्लादेश पे बात शुरू हुई, और बेशक प्रोग्राम अभी भी इंटरनेट पे मौजूद है। शर्मा जी तो गूगल ही नहीं जानते बल्कि इनकॉग्निटो भी जानते हैं और वीपीएन भी जानते हैं, तो वो जाके वो देख सकते हैं। वहां पे 55 मिनट वही साहब बोलते रहे, उनको मिन्नतें की कि भाई 1 मिनट सांस ले लो, हार्ट अटैक हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, लेकिन जब अपनी वजात की बारी थी तो वो 55 मिनट बोलते रहे। तो शर्मा जी की मेहरबानी है कि 22 मिनट के बाद उन्होंने मौका दे दिया। एक मुझे बड़ी खुशी है, आपने शिकायत करने में लगा दी है मेजर साहब। एक मुझे बड़ी खुशी है, वो मुझे खुशी ये है कि मैं इंडियन दोस्तों की जब बातचीत सुनता हूं तो मुझे ना रह रह के उर्दू के वो पुराने मुहावरे के जो मेरे उर्दू के उस्तादों ने, अपने असातिज़ा ने अपनी क्लास में सिखाए थे, वो याद आते हैं। तो वो एक उर्दू का मुहावरा था, दूसरों को नसीहत और खुद मियाँ फसीहत। और इसी तरह एक उर्दू का शेर है गालिब का कि इस सादगी पे कोई मर ना जाए ए खुदा। तो इससे बात शुरू करते हैं। तो देखें, ये जो इन्होंने मैटीज का और इन्होंने कुकीज का और इन्होंने मणिपुर का पूरा सिचुएशन बताया,
तो इन्होंने ये कहा कि देखिए क्या अजीम काम किया मोदी जी ने कि वो जो वहां पे वजीर आला थे उनको हटा दिया, क्योंकि मानीमुर पहले है, हुकूमत बाद में है। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि 1000 साल में ऐसी हुकूमत आई है कि जो इतनी शानदार है कि जो हर मामला हल करने की, हर मामला सुलझाने की कुव्वत और इस्तिताअत रखती है। तो ये सादगी देखिए कि ये हटा दें तो वो भी नेकी का काम है, ये आ जाए तो वो भी नेकी का काम है। तो कोई कहने वाला गुस्ताख कह सकता है कि हजूर ऐसे नाअहल को चीफ मिनिस्टर बनाते क्यों हैं, ऐसे बेवकूफ हुकूमत को वहां पे कायम क्यों रखते हैं कि जिनको हटाना पड़े और फिर फौजी जर्नैल लगाने पड़े। वैसे आपको सेना के ऊपर, फौज के ऊपर जब भी पाकिस्तान की बात करें तो आप फिर उसमें मतलब कोई कसर ही नहीं छोड़ते, लेकिन जब अपनी बारी आई है तो फिर आप भी वही रिटायर्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को वहां पे लगा रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। अब दो गलत फहमियां बबांगे दहल क्लियर करना चाहता हूं। एक, इन्होंने ये कहा कि हमारे यहां ये नहीं होता कि 10 से 12%, वो भी इन्होंने मेहरबानी की कि 10 से 12% कहे, वरना इनके साथ जो दीगर हिंदू कमेंटेटर हैं वो तो कहते हैं कि जी 16%, कि पाकिस्तान जब बना था तो 16% हिंदू थे, जो कि आज, हाँ नहीं 23 तो मेहरबानी करते हैं कि वो तो जब बांग्लादेश के शामिल करते हैं ना, तो वो 1941 का सेंसस है कि जिसमें 23% है, लेकिन कहते हैं कि जी 16% थे। और फिर कहते हैं कि आज वो पाकिस्तान में 1 से 1.5% हैं। फिर गूगल का जिक्र, इनकॉग्निटो का जिक्र, वीपीएन का जिक्र। तो मैं इनसे ये गुजारिश करूंगा कि प्लीज जाके देख लें, 1951 में हुकूमत पाकिस्तान का सेंसस था कि जिसमें मशरकी पाकिस्तान जो कि मौजूदा बांग्लादेश है उसमें 16% हिंदू थे, जो मौजूदा पाकिस्तान है इसमें 1.6% हिंदू थे, 1.6%। आज का पाकिस्तान जिसमें मैं रहता हूं यहां 1.6% हिंदू थे। और 2013 में, वही 2023 में जो सेंसस हुआ है उसमें उनकी आबादी 2.13% है। तो उनकी आबादी बढ़ी है पाकिस्तान में, घटी नहीं है। बाकी अब इससे मजीद मैं क्या वजाहत करूं, अगर मेरे नंबर्स गलत हैं तो मैं ओपन चैलेंज देता हूं शर्मा जी को कि प्लीज मुझे भी लाके कोई ऐसी, और ये फिगर्स को रिलेट होती हैं कि वो भी ये कहते हैं कि वो जो 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 बरतानिया के जो हिंदुओं की तादाद थी, जो ब्रिटिश ने, अगर पाकिस्तानी सेंसस को नहीं मानते तो जो बरतानिया गोरा 1941 में सेंसस करके गया था उसके भी नंबर्स देख लें। फिर उसके बाद ये भी देख लें कि कितने लोग यहाँ से माइग्रेशन करके हिंदुस्तान चले गए थे, तो वहां से भी इनके नंबर्स मैच हो जाएंगे। लेकिन वो दिल को बहलाने को ये ख्याल अच्छा है तो आप कहते रहें, इस तरह का जहर घोलते रहें कि जी क्या। फिर दूसरी गलतफहमी जो क्लियर करना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि जो आपके पास कश्मीर है, जो आजाद कश्मीर है, उसमें डेमोग्राफी बदल दी। तो ये बड़ा मुझे जुमला इनका पसंद आया। वो इसलिए कि पाकिस्तान कतन ये हरकत नहीं करता कि डेमोग्राफी चेंज करे। और इसकी मिसाल मैं आपको ये दूंगा कि मुजफ्फर साहब आप भी जाके चेक कर लें, मेरे इंडियन दोस्त भी चेक कर लें, अगेन गूगल इनकॉग्निटो कॉग्निटो जो भी है उसके जरिए चेक कर लें। कश्मीर में, कश्मीर का जो रिहायशी जद्दी पुश्ती नहीं है, वो कोई जमीन, कोई लैंड नहीं खरीद सकता। वहां पे जो कश्मीरी हैं आबाद, बस वही रह रहे हैं और वो खुश है। वो इसलिए कि वो आजाद कश्मीर है, वो मकबूजा कश्मीर नहीं है। नंबर 2 कि डेमोग्राफी की जो ये बात करते हैं, बलोचिस्तान का बार बार मिसाल दे रहे थे, तो मैं शर्मा जी को कहूंगा कि चेक कर लें। बलोचिस्तान जो असल बलोचिस्तान कहलाता है वो कल्लात की रियासत थी, वो आज के मौजूदा बलोचिस्तान का बिल्कुल एक छोटा सा हिस्सा है कि जो थी। ये बाद में जब पाकिस्तान के अंदर रीमार्किंग हुई तो उसमें काफी सारा इलाका शामिल करके जो बड़ा सूबा बनाया। तो पश्तून चूंकि पहले से पख्तूनिस्तान या ये जो हमारा खैबर पख्तूनख्वा है उसमें थे, तो इसलिए इस छोटी कम्युनिटी को बलोचिस्तान का नाम दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि ये सारे का सारा बलोचिस्तान ही निकला। तो पाकिस्तान जो है ना, खुले दिल से देने में, खुले दिल से अपने सिटीजन्स को उनके हकूक देने में यकीन रखता है। अब आ जाते हैं ये जो इशू आपने उठाया मणिपुर का, नागालैंड का, मिजोरम का, ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स कहलाती है। तो देखें चौधरी साहब, कुदरत का भी एक कमाल है। कमाल ये है कि अगर एक ही को सारी कुवत मिल जाती तो वो बाकी सबको खा जाता। आप इंडिया का नक्शा देखें, हम मगरिब में हैं इंडिया के, जो आज का मौजूदा पाकिस्तान है, और बांग्लादेश इंडिया के मशरिक में था, और हमारे बीच में इंडिया था, और इन्होंने सबसे बड़ी मुसलमान रियासत के 2 टुकड़े कर दिए। उसमें इन्होंने अपना जो घिनौना किरदार अदा किया वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सब कुछ।
लेकिन कुदरत का कमाल देखें कि बांग्लादेश आज वहीं पहुंच गया है कि जहां पे पाकिस्तान आज से 78 साल पहले उनको कह रहा था कि जनाब यहीं पे खड़े रहे। तो बांग्लादेश अब चूंकि एक स्टेटमेंट दी है डॉक्टर यूनुस ने चाइना में जाके कि जी इंडिया की जो 7 नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है, जो इनकी 7 स्टेट्स हैं, दे आर लॉक्ड बाय बांग्लादेश। तो बे ऑफ बंगाल में जिसने जाना है बांग्लादेश से गुजर के जाना है। इन्होंने बांग्लादेश का पानी रोका हुआ है, उस पर डैम बनाए हुए हैं, उसके ऊपर ये उनको वो क्या उसको कहते हैं पंजाबी में ठट्ठे लगाते हैं। ये उनसे कहते हैं कि हमें रास्ता दोगे बे ऑफ बंगाल का तो फिर बात करना कि तुम्हें पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा। हालांकि पूरी दुनिया में ये एस्टैब्लिश कानून है कि एक अपर रिवेरियन है, एक नीचे है, तो जो नीचे वाला है उसका भी पानी पे उतना ही हक है कि जितना ऊपर वाले का है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसका पानी रोक लें। तो यस, ये बोलते बहुत अच्छा है कि वो असल में 2 ट्राइब्स हैं, एक पहाड़ों में रहते हैं, एक नीचे रहते हैं, उनकी आपस में गुत्थम गुत्था है, लेकिन आपस में गुत्थम गुत्था ऐसी है कि वहां पे वो इंडिया के झंडे जला रहे हैं, वहां पे वो आजादी के नारे बबांगे दहल लगा रहे हैं, वहां पे 5-5, 10-10 किलोमीटर के जुलूस चल रहे हैं, वहां पे इन्होंने आसाम राइफल्स, बीएसएफ सबको भेजा हुआ है, और उसके बावजूद इनको आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट वहां पे दोबारा से रीएनैक्ट करना पड़ा है। तो ये तो कुदरत के कारनामे है ना, कि वो जो चिकन नेक कहते हैं उसको, तो वो 14 मील की जो चिकन नेक है उसके ऊपर अब ये घबरा रहे हैं कि बांग्लादेश और देखें इनके, आपने कहा ना कि रिटायर्ड मेजर्स और ये वो, क्या आप इस तरह के फोरम पे बैठ के ये कह सकते हैं कि यार मुझे बताएं, डॉक्टर का कोई धर्म होता है? डॉक्टर के लिए कोई तमीज होती है कि वो किसको दवा देगा किसको नहीं देगा? उसके लिए तो ये कोई गर्ज नहीं है कि मेरे पास हिंदू आ जाए, मुसलमान, एज लॉन्ग एज, बल्कि वो इंसान के अगर कोई जानवर भी हो तो डॉक्टर एक मसीहा होता है वो उसको। तो इन्होंने जब ये गुस्से में आते हैं ना मेरे हिंदू दोस्त, तो फिर ये किसी को नहीं देखते, और ये फिर बार बार मुझे कह रहे थे कि जनाब ये जो आप मेजर साहब शूदर, भाई मैं लेता हूं नाम, वो इसलिए मैं लेता हूं कि मेरी अकल से बाहर है कि इस दौर में आप अपनी कौम के 25% लोगों को दलित कहें, मेरी ये अकल से बाहर है। मैं ये समझने से कासिर हूं कि 21वीं सदी के अंदर भी ये निजाम चल रहा है। तो बड़ी माजरत, मैं किसी की तौहीन नहीं करना चाहता, आप बेशक चाहें तो मुझे दलित कह लें, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मेरी ये समझ से बाहर है, मेरी अपनी नाचीज की समझ से बाहर है। तो ऐसे में इन्होंने, मतलब जब ये बंगालियों पे को गुस्सा आता है तो इन्होंने उनके मेडिकल के वीजास बंद कर दिए और कहा ये कि 1 से 1.5 अरब आबादी का मुल्क है, तरक्की करता हुआ मुल्क है, लेकिन हमारे पास चूंकि स्टाफ कम है इसलिए पहले हम आपको 7,000 डेली के वीजा दिया करते थे, अब 1,000 पे आ गए। और अब कई दिनों से तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया इनका एक बड़ा वल्नरेबल पॉइंट है, वहां पे इनको बड़ा खतरा है, और वो खतरा इस वजह से है कि अगर आप नक्शे के, अगर ये कहते हैं कि इनका मतलब वो पहाड़ के पे 6-7 लोग जो हैं और जो 10-12 वहां पे नीचे वैली में हैं उनका आपस में मसला है, तो मुझे बताएं कि म्यांमार के साथ क्यों दोबारा से जो है वो फेंस लगाना शुरू हो रहे हैं, क्यों वहां पे वीजास के इशू हैं, क्यों म्यांमार जो है वो भी अब इनके खिलाफ भड़का हुआ है, क्यों नेपाल भी भड़का हुआ है, क्यों भूटान भी भड़का हुआ है, और ये जो बांग्लादेश का मसला है इस पे इनको ऐसी क्या मुसीबत पड़ गई है कि अगर अवामी लीग वहां से, वहां के लोगों ने, ये डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, अगर वहां के लोगों ने शेख हसीना को वहां से खुद निकाल दिया और उसके बाद अभी वो एक नए रास्ते के ऊपर चलना चाह रहे हैं, तो आप क्यों रोज उनको धमकियां लगा रहे हैं, क्यों रोज उनकी जो है मेडिकल वीजा बंद कर रहे हैं? इसीलिए डॉक्टर यूनुस ने सिर्फ ये बात की, और उन्होंने एक टेक्निकल बात की, उन्होंने ये टेक्निकल बात की, जाहिर है कि मैं अगर चाइना के पास जाऊं, अमेरिका के पास जाऊं, तो आप अपनी कोई पॉजिटिव्स दिखाते हैं ना। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब जरा हमारी मोहल्ले वकू को देखें, यहां से अगर आपने बे ऑफ बंगाल की तरफ जाना है तो हमारा इजिएस्ट रास्ता है। और चाइना का किरदार देखें, चाइना ने ना सिर्फ इसको वेलकम किया बल्कि मेडिकल वीजास दिए जो इन्होंने बंद किए। ये जब बेरहम होते हैं ना तो ये मेडिकल जो मर्जी आप प्ली ले लें वो कर लेते हैं। और पाकिस्तान में इमरान खान साहब तो चलो एक सियासी स्ट्रगल कर रहे हैं, उसकी वजह से वो अपने जो है ना सियासी मुकदमात का फेस कर रहे हैं। ये अभी आप देख लें तुर्की के अंदर जो है ना उन्होंने अपोजिशन लीडर को डाल दिया, फ्रांस के अंदर देख लें वो लिपेन को जो है ना उन्होंने 5 साल के लिए बैन कर दिया, रोमानिया के अंदर उन्होंने देख लें कि जो जीतने वाला शख्स था उसको उन्होंने बैन कर दिया। तो ये चीजें पॉलिटिकली चलती रहती हैं, लेकिन मैं तो हैरान रह जाता हूं कि वो अब्दुल्ला
कि जो इनके पहले चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर इन्होंने बनाए थे उसके मकबूजा कश्मीर के, इन्होंने उनको 11 साल कैद में रखा। उसने इनके लिए इतना बड़ा काम किया कि उसने इनको जो कब्जे में इनके पास थोड़ा बहुत कश्मीर है वो उन्होंने उस वक्त वो शख्स उसकी वजह बना, इन्होंने उसको 11 साल कैद में रखा। तो इसलिए प्लीज समझिए, डेमोग्राफी चेंज करना, एथनिक पॉपुलेशन का तनासब चेंज करना, ये हिंदुस्तान की एक बाकायदा पॉलिसी है। और जब से ये शर्मा जी कह रहे हैं ना, ये जो संघ परिवार और आरएसएस का ये जो हिंदुत्व राज का सारा चल रहा है, तो उसमें ये नए उसके ऊपर चल रहे हैं। एक रियासत रह गई थी पूरे हिंदुस्तान में कि जिसमें मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी, वो ये मकबूजा कश्मीर के अंदर 68% थे। उसमें भी इन्होंने ये 370 35 इसीलिए सारा खत्म किया है ताकि वहां पे ये अभी हिंदुओं को वहां पे आबाद करेंगे। और मैं अगले दिन वो कश्मीरी को कह रहा था, मैंने कहा भाई साहब 5-7 साल के बाद मुझसे जरूर बात करना, अगर जिंदा हुए तो मुझे जरूर बताना कि वहां पे तुम्हारी क्या हालत है, तुमने कौन। तो उसने कहा कि नहीं जी मैं तो दिल्ली में जाके, मैंने कहा ये सुहाने ख्वाब देख देख के तुम यहां तक पहुंचे हो कि जी तुम दिल्ली में जाके खरीदोगे और सारा कुछ करोगे। तो मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये 7 जो सिस्टर स्टेट्स हैं या नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसके ऊपर, और देखें सिर्फ एक बैरी जहाज पाकिस्तान से गया है चिटागोंग, एक जहाज, और इन्होंने वावेला मचा दिया है कि जनाब उसके असले की खेप पहुंच गई है और वो जनाब वहां पे उसको रंगून ले गए हैं, और वो जो DGISI है वो ढाका में ये कर रहा है वो कर रहा है। अभी तो भाई हमने आपकी तरफ तवज्जो भी नहीं की। बहुत सारे लोग ये कहते हैं पाकिस्तान में कि जनाब ये थोड़ी सी जो नजरें हटाई हैं तो आपे से बाहर हो गए हैं। तो इसलिए वापस इनको थोड़ा सा रखें सेटल, ताकि इनको समझ आए कि भैया इस इलाके में आप भूटान को, म्यांमार को, बाकी किसी को तो लात मुक्के मार के जो करना चाहते हैं कर सकते होंगे, लेकिन पाकिस्तान ना ये बात मानने को तैयार है, ना पाकिस्तान किसी के ऊपर कोई जहरियत या कुछ करता है। लेकिन पाकिस्तान इस तरह की कोई वो हेजेमनी को तस्लीम नहीं करेगा। तो फिर एक इन्होंने साथ बात की थी कि जी ये जो बीमारी का इलाज है ये होम्योपैथिक भी होता है, एलोपैथिक भी होता है, वो सारा कुछ होता है। तो हुजूर अगर ये सारा कुछ आपके यहाँ होता है और आपके लिए ये बड़ा अच्छा है, तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान जब अपने मसाइल अपने तरीके से हल कर रहा है तो आप कैसे कह रहे हैं कि जी उनके ऊपर लाठियां चल रही हैं? बलोचिस्तान में तो कोई आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट नहीं है। बलोचिस्तान के अंदर तो वही, वहां पे सूबाई हुकूमत है, वहां पे पुलिस है, वहां पे सब कुछ है, लेकिन वहां पे समझ आती है कि क्यों ये सारा कुछ हो रहा है। इनके यहाँ ये सादा सा मसला है, वो 2-4 बच्चे ने इधर से किया उधर से किया और पूरा जो है ना, क्या कोई, चौधरी साहब मुझे ये बताएं कि क्या कोई फौज, दुनिया की पहली फौज बनी है इंडिया की फौज कि जिसने अपनी ही अवाम के ऊपर मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से गोले दागे हैं, मतलब उस पर रॉकेट दागे हैं? तो ये आप इसको इतना सादा सा और आसान करके कह दें तो बस ठीक है, इनकी अदा ठहरी। लेकिन ये है कि जो हकीकत है वो ये है कि मणिपुर में और पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर सिर्फ वही नहीं, अब खालिस्तान एक अलहदा इशू है, मकबूजा कश्मीर एक अलहदा इशू है, फिर उसके बाद वहां पे जो मुसलमानों के साथ दीगर रियासतों में हो रहा है वो एक अलहदा इशू है। तो भाई बहुत सारे मसाइल हैं कि जिनके ऊपर, लेकिन सबके पीछे जो कंसिस्टेंट सोच है वो ये है कि ये जो बीजेपी की तीसरी हुकूमत है, राहुल साहब को तो ये वैसे ही इनका मतलब ये बड़ी बात है इनका कि ये उनको जो है ना इन्होंने हल्के हाथों छोड़ दिया, वरना पूछे कि ये आप सेक्युलर कहते हैं ना अपने आप को, तो पूछे कि वहां पे जो सेक्युलर सोच के लोग हैं उनके साथ क्या हो रहा है कि वहां पे जिसने 10 साल पहले कश्मीर का जिक्र किया था उस पे अब जो है दहशतगर्दी के एक्ट के तहत मुकदमे जो है ना वो कायम किए जा रहे हैं। तो मतलब अब क्या कहें कि जी आप कहें तो कि अदा ठहरी, हम कहें तो फिर वो गलती या गुस्ताखी हो जाएगी। तो मैं शर्मा जी को क्या कहूं कि इसके ऊपर अभी ये जितना सादा करके पेश कर दें बस इनकी हुस्न अदा है तो हम खामोशी से सुन सकते हैं और क्या कह सकते हैं। जी शर्मा सर, आपने मेजर साहब की डिटेल से सारी बातें सुनी, उन्होंने हर चीज आपकी जो हर बात का जवाब भी दिया और वापस जो बाल है आपकी कोर्ट में फेंकी उन्होंने। ये सारे जितने भी प्रॉब्लम थे आपने गिनवाए थे वो कह रहे कि आपके वो प्रॉब्लम तो है ही हैं,
साथ में आपके जो दीगर ममालिक से जो रवाबत है, ख़ासतौर पर बांग्लादेश की बात है और म्यांमार की बात, भूटान, नेपाल और मालदीव, ये सब के साथ आपके जो तल्लुकात हैं वो ख़राब हैं। पाकिस्तान को तो क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन नहीं बना पा रहा, पाकिस्तान इंडिया के साथ भी नहीं अच्छे बना पा रहा, ईरान के साथ भी नहीं। तो मेजर साहब की बकौल तो भारत के जितने भी हमसाए हैं सबके साथ वो रिलेशन अच्छे नहीं है और भारत उनके ऊपर अपनी धौंस जमाना चाह रहा है, जिस तरीके से बता रहे हैं मेजर साहब। जी, यूं तो भारत सवाल वाकई- लंबा हो जाएगा, शर्मा जी से पूछे बांग्लादेश में क्या मसला है। जी चले, सिर्फ बांग्लादेश के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, बांग्लादेश पे आ जाते हैं, क्योंकि बच्चा है हमारा, हमने पैदा किया है उस पे। अच्छा किया, बच्चे की तरफ ले चल रहे हैं आप। अब औलाद ये के बारे में किसी बात करना बंगाली बाप ने को सुन अच्छा लगता लिया, है। अभी ये किसी बंगाली ने सुन लिया तो क्या कहेंगे कि आप क्या कहेंगे? अभी जब आपके यहाँ मुजफ्फर भाई मैं आया हूं, जी मैंने 45 मिनट्स के 32 मिनट्स 48 सेकेंड्स की एक वीडियो कंटेंट रिकॉर्ड किया है ब्लिट्स वीकली बांग्लादेश के एडिटर शोएब चौधरी के साथ अभी, और उसके तुरंत बाद मैं आपके साथ बैठा हूं। हमारे चैनल पर ये वीडियो कल दिन में 11 बजे का जो स्लॉट है उसमें जाएगा। तो किसी बांग्लादेशी ने सुन लिया, ये इसका जवाब था। और बाप हैं, और सुनिए, बाप तो इंडिया पाकिस्तान का भी है, जेनेटिक बाप है साहब, वो दबंगई वाला नहीं, दबंगई वाला नहीं, जेनेटिक डीएनए कराइएगा, इंडियन डीएनए निकलेगा। पाकिस्तान एज ए कंट्री, मैंने बड़े इत्मीनान से सुना है। नहीं, मैं सॉरी, आपकी बात समझने क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। आपने डबल गई कहा, कौन सा कहा दूसरे वाला? दबंगई, दबंगई मतलब दबंग बाय फोर्स। अच्छा ठीक है, वो वाला नहीं, क्या सुन, दबंग मूवी है ना वो, सलमान खान वाली, वो दबंग समझ आ गई, समझ आ गई। मैंने क्लैरिफिकेशन चाहिए थी, आपको इंटरप्ट नहीं करना। भाईजान की मूवी हुड़ हुड़ दबंग है ना। तो जेनेटिकली हैं, पाकिस्तान एज ए कंट्री अगर डीएनए आप कराएंगे तो सन ऑफ इंडिया ये लिख के डॉक्टर आपको देगा। यही बांग्लादेश के साथ, तो हम बाप तो हैं, दोनों के बाप हैं। और एक चीज और, आपने ये जो पूरी चीज हमको समझाने का कोशिश किया ना मेजर साहब ने अभी, कि साहब वो कलात और वो नवाब आप कलात और इनका उनका और वो छोटा सा एरिया, साहब हिस्ट्री हम वही पढ़ते हैं जिसको पढ़ना बंटवारे के बाद पाकिस्तान ने छोड़ दिया। यानी हमारी हिस्ट्री तब से शुरू होती है। हमने हिस्ट्री का कट पेस्ट नहीं किया है, हिस्ट्री को हम एडिटिंग टेबल पे बैठा के और ऐसे कट पेस्ट नहीं करते। इसलिए कृपया हमें कोई हिस्ट्री ना बताए कि वो बलूचिस्तान जिसका डीएनए हमारा है, जो हमसे निकल के पैदा हुआ है, आप उसकी हिस्ट्री हमें ना बताएं। क्योंकि आपका बर्थडे तो 14 अगस्त 1910 वही है, उसके बाद भी आपने हिस्ट्री काट रखी है। आप पढ़ाते नहीं हिस्ट्री। अरे हिस्ट्री तो छोड़ दीजिए, भला हो इंटरनेट, कई बार आपने बोल दिया इनकॉग्निटो, वीपीएन, इंटरनेट और ये वो, भला हो इसका कि आपके यहां बच्चे जान रहे हैं 71 में कहां एक पैदाइश हुई और किसने की, और 93,000 सिपाही साहब से लेके जनरल साहब तक कहां थे। ये पाकिस्तान का बच्चा जानता है, वरना आप तो सारी जंगें जो है जीत रहे थे साहब। अब आते हैं बांग्लादेश पे, बहुत ज्यादा उधर नहीं रहूंगा मैं, सीधे बांग्लादेश आता हूं। और उससे पहले, चूंकि आपको अभी असाइनमेंट मुजफ्फर भाई मेजर साहब ने बांग्लादेश का दे दिया, लेकिन आपकी जो मूल क्लास थी, जो बेसिक क्लास जिस पीरियड में आपने हम दोनों को बुलाया, वो मणिपुर था। और आप सोचिए, आपके हिसाब से मुझे मणिपुर पे बात करने से जी चुराना चाहिए, लेकिन नहीं,
मैं अपने टीचर के दिए हुए उसी असाइनमेंट पे रहूंगा। मुजफ्फर चौधरी ने मुझे बुलाया है मणिपुर पे, बांग्लादेश में तो मैं ऐसे ही बात कर लूंगा, बच्चा है अपना, अभी बात करता हूं। मैं मणिपुर पे आता हूं। सही है। मेजर साहब ने एक बात कही। मेजर साहब ने यह कहा कि आर्टिकल 370 हटा दिया इन्होंने, कश्मीर में बर्बाद कर दिया, कश्मीर हिंदू बसा देंगे। और 35 कैपिटल ए का भी नाम इन्होंने लिया। 35 कैपिटल ए में एक प्रोविजन था जो इस बात को इंश्योर करता था कि अगर कोई हलाल खोर है, अगर कोई शूद्रा है, अकॉर्डिंग टू मेजर साहब, शूद्र कम्युनिटी जो झाड़ू लगाती है, जो सफाई का काम करती है, जो मेहतर आपके यहां कहा जाता है, जो हलाल खोर कहा जाता है, वो कम्युनिटी अगर है तो उसको हक नहीं है कि वो एक सफाई वाले के अलावा भी पढ़ लिख के कुछ और बन सकता है। मेजर साहब, आपका प्रिय विषय जिसको आप सबसे पसंद करते हैं, शूद्रा, द कल्याण ऑफ शूद्रा, अभी आप इमोशनल हो गए थे कि कैसे ऐसा हो सकता है 25% आबादी को कोई ऐसे अछूत बना के और शूद्रा बना के रखा। 35 कैपिटल ए जम्मू कश्मीर से जिसको हमने अबॉलिश किया है, उसमें यह प्रोविजन था कि एक शूद्रा का लड़का अगर गलती से वो सफाई कर्मी है तो उसको ये हक नहीं है कि वो पढ़ के इंजीनियर बन सके, वो पढ़ के डॉक्टर बन सके, वो पढ़ के मिलिट्री बन सके। वो पुष्ट दर पुष्ट केवल और केवल शूद्रा बन के रहेगा। इसको अबॉलिश किया है। बजाइए ताली। भारत ने कैपिटल 35 कैपिटल ए हटा दिया। मेजर साहब, प्लीज क्लैप विद मी, प्लीज क्लैप विद मी। शूद्रा का कल्याण हो रहा है। एक और शूद्र, एक मिनट साहब, प्रॉपर्टी से ताल्लुक था या नहीं? अच्छा,